नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये ऑडियो सेशंस है। ऑडियो सेशन के अंतर्गत हम रोज हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ये हम उस ऑडियो सेशन में कवर करते हैं। आज इस ऑडियो में हमारे लिए फर्स्ट दिन होगा जो हम हमेशा मनाते हैं, ये 12 जून है। तो 12 जून ये डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की तरह, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की तरह हम हमेशा मनाते हैं। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 से ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को सेलिब्रेट करना शुरू की थी। तो इस वर्ष का जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित करता है। तो 2021 में जो इंटरनेशनल ईयर है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो इस दिन पर ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर काम करता है। जो भी चाइल्ड लेबर है उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है या मेंटल जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो अहितकारक हानिकारक जो चीज़ें होती है, उन समस्या के बारे में जागरूकता फैलना या जागरूकता NGO में या गवर्नमेंट में फैलने या स्प्रेड करने का काम इस दिन के माध्यम से हम सभी और करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडिया का जो भी जैविक उत्पादों है या जैविक प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसके निर्यात में 51% की वृद्धि हुई है। तो 2020 और 21 में जो भारतीय जैविक खाद्य है, उस खाद्य के उत्पादों में या एक्सपोर्ट में 51% की वृद्धि हुई है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं, इसमें ऑयल सीड्स आते हैं, केक मील आते हैं, सेल्स आते हैं, फ्रूट पल्प्स या प्यूरीज आते हैं, स्पाइसेस आते हैं और टीज आते हैं। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो इंडिया की अपेक्स बॉडी है, उन्हें हम नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस कहते हैं, NPOP। NPOP का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो अगर NPOP का सर्टिफिकेशंस होता है, दिस एंड दैट प्रोडक्ट ओनली कंसिडर एज दी एक जैविक उत्पादन, या उसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैविक खेती के लिए उसे हम जैविक खेती कहते हैं। उसमें रासायनिक फर्टिलाइजर या उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनका उपयोग कदापि नहीं किया जाता। ये पेस्ट मैनेजमेंट में नहीं होते, जिसे हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं या कीटनाशक कहते हैं। जो नेक्स्ट शुरू किया है, जिसे हम बीड मॉडल कहते हैं, जो हमारी फसल बीमा का ये बीड मॉडल है। तो बीड मॉडल का ये एक मराठवाड़ा जो हमेशा सूखाग्रस्त डिस्ट्रिक्ट रहता है महाराष्ट्र में, तो ये मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर ये बीड डिस्ट्रिक्ट आता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बीमा, फसल बीमा के लिए जो बीड मॉडल इम्प्लीमेंट किया है, उसकी खासियत हम यहीं पे देखने की कोशिश करते हैं। तो वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपैरेटिवली जो भी बीमा कंपनी होती है उनके लिए मराठवाड़ा इस क्षेत्र में कभी कभी बारिश की ज़्यादा मात्रा होना, कभी कभी बारिश बिल्कुल नहीं होना, तो कमर्शियली बीमा कंपनियों को इस तरह का टेंडर भरना ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ दिशा निर्देश इस तरह से दिए हुए हैं, जो भी कृषि विभाग या महाराष्ट्र के अंदर आता है, उस दिशा निर्देशों के तहत पर बीमा कंपनी ने जो भी प्रीमियम एकत्रित किया जाता है, उसके प्रीमियम का 110% कवर प्रदान किया जाएगा। एक फीचर इसका है। दूसरा फीचर ये होता है, यदि बीमा कंपनी फसल अगर फेल हो जाता है, उसके बारे में जो मुआवजा प्रदान करती है, अगर ये मुआवजा
जो भी कवर किया हुआ से अधिक होता है तो जो बीच का पोर्शंस होता है वो राज्य सरकार ये उनका भुगतान करेगी। इसके लिए ये दूसरी खासियत आती है। और बीमा जो बीड मॉडल है उसकी जो तीसरी खासियत जो आती है, यदि अगर मुआवजा प्रीमियम जो भी प्राप्त होता है उस राशि से अगर कम होता है तो बीमा कंपनी 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में लेगी और जो बाकी रकम होगी वो राज्य सरकार को भुगतान करेगी। तो बीमा फसल के बारे में जो बीड मॉडल है इस तरह से वर्कआउट होता है। अगर बीमा कंपनी जो भी प्रीमियम को इकट्ठा करती है, अगर ये प्रीमियम या मुआवजा अगर ये प्रीमियम से ज्यादा होता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कम विल बी कम्स इन द पिक्चर्स और राज्य सरकार जो बीच का राशि होती है उनका भुगतान करेंगे। लेकिन मुआवजा प्रीमियम से कम होता है तो इस बारे में ओनली बीमा कंपनी 20% हैंडलिंग चार्ज लेगी और बाकी जो शेष रकम है ये राज्य सरकार को भुगतान करेगी। इसीलिए हम उसे बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमने लास्ट कुछ दिनों में ये भी देखा था, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उस जनरल असेंबली में मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको 2000 इस साल के लिए 1 ईयर के लिए उनको इस UNGA का एक प्रेसिडेंट के तौर पर हमने इलेक्ट किया था। हमने में सभी राष्ट्र में उनको इलेक्ट किया था। तो ये आज इसलिए पिक्चर्स में है कि भारत के विदेश सेवा के जिसे हम IFS कहते हैं नागराज नायडू को इस अब्दुल्ला शाहिद ने जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के होने वाले अध्यक्ष है उन्होंने उनको सेफ्टी कैबिनेट में शामिल किया हुआ है। तो ये सेफ्टी कैबिनेट का मतलब क्या होता है? एक सेफ्टी कैबिनेट का मतलब यही होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं या ऑफिसर होता है। तो IFS ऑफिसर के नागराज नायडू ये अगर सेफ्टी कैबिनेट में आते हैं तो डेफिनेटली ही विल गोइंग टू लीड द UN ब्यूरोक्रेसी फॉर द नेक्स्ट ईयर। और ये भी हमारे डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनो में थे जो भारत देश में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो अब्दुल्ला शाहिद ने भारतीय विदेश सेवा के नागराज नायडू को सेफ्टी कैबिनेट में नामित किया हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुए है भारतीय सिक्योरिटी के मामले में दो संस्था उसमें आती है। एक है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने सहयोग किया हुआ है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जिसे हम राष्ट्रीय रक्षा RR यूनिवर्सिटी कहते हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ये NSG और RRU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पे जो भी हस्ताक्षर किए हुए इस हस्ताक्षर की तहत ये हम देखने वाले कि अगर NSG की बात आती है तो इंडिया में जो आतंकवाद विरोधी अभियान होता है या काउंटर IED ऑपरेशन होते, अपहरण विरोधी ऑपरेशन होते, ये एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक मुख्य खासियत है या उनका एक कर्तव्य भी आता है, कार्य भी आता है। उसी तरह से अगर उन्होंने ये समझौता जो ज्ञापन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत यहाँ पे शस्त्र ये काम होगा। शस्त्र का मतलब यहीं पे आता है कि सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन। शस्त्र का मतलब मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, जो भी समझौता ज्ञापन हुआ है ये सिक्योरिटी एंड टेक्निकल या साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन जिसे हम शस्त्र कहते हैं और राइस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षा के क्षेत्र में NSG और RRU ये विशेष तज्ञ जो है उनको ये साझा करने में मदद करेंगे। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में सहयोग के तहत हुआ है। तो मोस्टली दे विल गोइंग टू वर्क ऑन फॉर द शस्त्र प्लेटफॉर्म जिसका हमने लॉन्ग फॉर्म भी देखा है, सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन पे
वो काम करेंगे। तो एनएसजी के लिए जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, इन द फील्ड ऑफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स आता है, जैसे हम एक बुनियादी ढांचे कहते हैं, या एनएसजी के लिए जो एजुकेशन होता है, या भी उनके लिए जो पाठ्यक्रम या कोर्सेस होते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इंटरनेशनल वैश्विक मानकों को हासिल करने के लिए ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जिसे हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये जरूर उसमें काम करेंगी। तो स्टैटिक पॉइंट ये होता है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आज गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर में स्थित है। 2009 में उसकी स्थापना की गई थी और मोस्टली राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आतंकवाद का मुकाबला करने, अपहरण विरोधी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, या आज यूनिवर्सिटी होती है तो ये पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और एनएसजी की बात आती है तो हम सब लोग जानते हैं, एनएसजी को हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट भी कहते हैं। उनका गठन जो 1986 का एनएसजी अधिनियम है उसके तहत हुआ था। तो भारतीय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये काउंटर टेररिज्म का एक इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी आता है। तो ये समझौता हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत ने किस अरब राष्ट्र के साथ घरेलू कामगार या डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हस्ताक्षर किया। तो ये अरब नेशन का नाम आता है कुवैत। घरेलू कामगार की भर्ती के लिए जो भी मालिक होते हैं, जो भी घरेलू कामगार होते हैं, उनके लिए कुछ अधिकार और दायित्व का यहाँ एक प्रबंध या अनुबंध करने का एक प्रस्ताव उसके अंदर जरूरत होती है। भारत और कुवैत इस दो राष्ट्रों में जो उनके पॉलिटिकल या राजनयिक संबंध होते हैं उनके लिए 60 साल या वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इसके मद्देनजर ये घरेलू कामगार या कुवैत के जो भी ओनर होते हैं उनके बीच अधिकार और दायित्व का एक प्रस्ताव उसके अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले प्रोफेसर राधा मोहन के बारे में। प्रोफेसर राधा मोहन की अभी डेथ हुई थी, उनका निधन हुआ था। तो ये प्रोफेसर राधा मोहन एक पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट थे, एट द सेम टाइम अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो भारत में जैविक कृषि तकनीक जो होती है उनको लोकप्रिय बनाना या उसी तकनीक के माध्यम से, जैविक तकनीक माध्यम से बंजर जमीन को एक जंगल में तब्दील करना, इनके लिए इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा सराहा जाएगा। तो ये थे राधा मोहन, जो उनकी डेथ हुई थी, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे और एक इकोनॉमी के प्रोफेसर थे। तो वो जैविक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करके बंजर जमीनों को एक हरा भरा बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हमें याद रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है चीनी संसद ने जो भी फॉरेन सैंक्शन लॉ होते हैं जिसे को प्रतिबंध करने के लिए उन्होंने विदेशी या एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ, चीनी जो संसद होती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उस ये उनकी राष्ट्रीय लेजिस्लेटिव्स है या हम इसे विधायिका भी कहते हैं। तो इस विधायिका को उन्होंने पास किया हुआ है। नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल लेजिस्लेशन ऑफ चाइना होती है। तो ये जो एक्ट है जिसे हम नाम दिया हुआ है कि एंटी, या उसे हम एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ कहते हैं, इसके अंतर्गत जो यूएस और यूयू कंट्री जो भी चाइना के फर्म्स होते हैं या ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर जो भी इम्पोजिशन लगाते हैं, इम्पोजिशन लगाने का मेन वजह एक होती है कि चाइना में मुस्लिम युगिर जो है उनके अगेंस्ट जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस के ऊपर ये सैंक्शंस यूएस और अमेरिका या यूरोपियन कंट्री ने चाइना देश के ऊपर लगाए हुए हैं। जो भी उनके फर्म्स होते हैं, जो भी उनकी इंडिविजुअल होते हैं, एट द सेम टाइम चाइना में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इम्प्लीमेंट करने की हांगकांग में कोशिश की है, उसके मद्देनजर इन राष्ट्रों ने या चाइना कंपनी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो इनके लिए चाइना की जो नेशनल पीपल्स कमिटी होती है, जिसे हमने कहा कि नेशनल लेजिस्लेशन होते हैं, कांग्रेस होते हैं, उसमें इस पार्लियामेंट को एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ पास किया हुआ। तो इसके तहत जो भी चीनी अधिकारी या संस्थाओं को एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जाएगा। दे विल गोइंग टू हैव
समथिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम दी चाइनाज, इस तरह से उनको प्रोटेक्शन किया जाएगा, लीगल फॉर्मेट प्रदान किया जाएगा उन चाइनीज ऑफिसर को या संस्थाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस एक्ट की तरह वो कंपेंसेशन की मांग कर सकते हैं अगर उनके ऊपर फॉरेन सैंक्शन लगाया जाता है। तो नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने CAIMS की स्थापना की है। CAIMS का मतलब जो होता है उसके लिए जो नाम आता है जिसे हम सेंटर फॉर दी एथलेटिक इंजुरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जो भी चोट एथलेटिक पीरियड को जब प्रैक्टिस करते हैं या किसी वजह से लगती है तो उसके मैनेजमेंट के लिए सेंटर फॉर दी एथलेटिक इंजुरी मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने 2024 को ओलंपिक को मद्देनजर रखते हुए या उसके बाद आने वाली जो भी खेल होंगे उनके लिए ये केस की या केम्स की स्थापना की है। केम्स का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल एथलेटिक इंजुरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो एथलेटिक को जो भी चोट आती है उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ। नेक्स्ट, इंडिया का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसे हम ADP भी कहते हैं, तो ADP की सराहना यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो भी उन्होंने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था उसमें उसकी सराहना की है। तो UNDP का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके तरह उन्होंने ये जरूर मेंशंस किया हुआ, मे बी दिस प्रोग्राम विल गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आल्सो। तो ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स क्या होता है जिसे हम आकांक्षा जिला कार्यक्रम भी कह सकते हैं। तो आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत मोस्टली जो भी जिला होते हैं उनके लिए जो भी नागरिक होते हैं उनका उद्देश्य उनका जीवन का स्तर को ऊपर बढ़ाना और जो समावेशी इंक्लूजन्स होता है उनके टारगेट को फिक्स करना। इसके अंतर्गत 2018 में आकांक्षी जिला प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्ट किया था। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो भी पहचान होती है, जो भी स्ट्रेंथ होती है और जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि दिस आर द इमीडिएट इम्प्रूवमेंट एरिया, तत्काल सुधार करने के लिए जो भी क्षेत्र होते हैं उनकी पहचान करना और पहचान करने के बाद जो इसके बारे में जो प्रगति होती है उनको मेजर करना और उस तरह से जिला का रैंक करना, इसके अंदर ये एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आता है। तो UNDP ने इस प्रोजेक्ट की सराहना की है। और आज के लिए जो लास्ट पॉइंट है जिसे हम द क्रॉस एरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 कहते हैं। क्रॉस एरा का अगर हम स्पेलिंग देखना चाहते हैं तो दिस इज नोन एज कोर्स एरा, COURSE, ERAS, ERA, द कोर्स एराज ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो उसके अंदर भारत सरकार की या इंडिया की जो रैंक आई है 67th रैंक आई है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए MCQ के तहत इम्पोर्टेंट हो सकता है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.